Assalamualaikum students. My name is Tehreem Shirazi and I am subject specialist in physics in Divisional Public School and College Sahiwal. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक्स हैं हमारे पास सेल्फ इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अपने फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले प्रीवियसली इस चैप्टर में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे वो ये हैं। Electromagnetic induction, the phenomena by which EMF is induced across the ends of the conductor by changing magnetic flux is called electromagnetic induction. Secondly, we define Faraday's law of electromagnetic induction. वो phenomena जिसमें एक specified area में फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की प्रोडक्शन होती है, इस फिनोमेना को हम फैराडेज लॉ कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? वी हैव टू कॉइल्स हियर। वो कॉइल जिसके साथ आपने रियोस्टेट, स्विच और बैटरी को कनेक्ट किए हैं, दिस कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। और वो कॉइल जिसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल। रेजिस्टेंस के चेंज होने से इस कॉइल में करंट चेंज होगा और एज अ रिजल्ट स्पेसिफाइड एरिया में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस वेरी करेंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रही हैं जो कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट बनने की रीजन बनेंगे। What is self-induction? The phenomena in which the changing current in the coil induces EMF in itself is called self-induction. We consider a single coil which is connected in series with a battery, switch and a rheostat. बैटरी यहाँ पे इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। स्विच के ज़रिए से हम करंट को मूव करा सकते हैं इस कॉइल में। और रियोस्टेट इज़ नोन एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो करंट की प्रोडक्शन होगी। और फ्लक्स चेंज कैसे होगा? बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर रेजिस्टेंस के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आपने सेकेंडरी कॉइल को रखा जिसके अंदर इंड्यूस करंट की प्रोडक्शन हुई। सेल्फ इंडक्शन के अंदर ये कॉइल अपने ही चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर प्लेस नहीं की गई और इस कॉइल पे वो इफ़ेक्ट जो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा था, क्या वो इस कॉइल पे भी होगा? वो फिनोमेना जिसमें एक कॉइल अपने ही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर प्लेस की जाए और रीजन बने इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की, दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। वर्किंग: when current is passed through the coil by closing the switch S, magnetic flux will appear in the coil itself.
जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो उस कॉइल में से करंट पास करता है। व्हेन करंट पासिस थ्रू द कॉइल इट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और फ्लक्स को जनरेट करती हैं। नाउ वी डिस्कस द कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EMF. When constant current is flowing through the coil, then no EMF is induced. करंट के चेंज होने से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अगर कांस्टेंट करंट उस कॉइल में से पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्रिएट नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। हम दो तरह से EMF को इंड्यूस कर सकते हैं। एक, हम स्विच को ओपन और क्लोज करें कॉन्टिन्यूसली। जब कॉन्टिन्यूसली स्विच ओपन और क्लोज होगा तो करंट चेंज होगा, और करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा और इंड्यूस करंट की रीजन बनेगा। सेकेंडली, वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। ऑपोजिशन वेरिएशन होगी, रेजिस्टेंस में जब हम वेरिएशन लाएंगे तो करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और एज ए रिजल्ट इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF की प्रोडक्शन की रीज़न बनेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा अपनी कॉज को अपोज करेगा। फिर अगर हम ये कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था बिकॉज करंट इंक्रीज कर रहा था, तो एज ए रिजल्ट जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा वो हमेशा अपनी कॉज को अपोज करेगा। So that's why this induced EMF is also known as back EMF. So जो EMF इंड्यूस होगी वो बैटरी की EMF के ऑपोजिट होगी, और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बैटरी के करंट के ऑपोजिट होगा। Let the flux passing through one loop of the coil is phi. Flux passing through n turn of the coil will be n phi. As the magnetic flux through the coil is proportional to the current supplied. जितना आप ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे उतना क्या होगा, फ्लक्स भी ज़्यादा जनरेट होगा। सो n phi is directly proportional to current I. जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस किया जाता है by using equality, we use a certain constant number. So that's why n phi is equal to Li. और अगर आप L को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो it is equal to n phi over I. यहाँ पे L कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं। According to Faraday's law of electromagnetic induction, the EMF induced in the coil of n turn is proportional to the rate of change of flux through it. Induced EMF की वैल्यू को हम Faraday's law से लिख सकते हैं। तो इसलिए E is equal to माइनस n del phi by del t। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से डेल को बाहर लिख सकते हैं। सो ई एल इज इक्वल टू माइनस डेल एन फाई ओवर डेल टी। इक्वेशन 1 में हमने एन फाई इज इक्वल टू एल आई के बराबर रखा था। सो आवर डिजायर्ड इक्वेशन इज ई एल इज इक्वल टू माइनस डेल एल आई ओवर डेल टी। एल कांस्टेंट है विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। एल को हमने बाहर निकाल लिया। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाय डेल टी के बराबर है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दें, नेगेटिव साइन क्या शो करता था कि इंड्यूस ईएमएफ अपनी कॉज को हमेशा अपोज करेगा।
यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। EL is directly proportional to minus del I by del T because L क्या है हमारे पास, this is the self inductance of the coil. This equation shows that induced EMF in the coil is directly proportional to the time rate of change of current in the same coil. If we ignore the negative sign, then the desired equation will be L is equal to EL over del I by del T. यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। It depend upon the number of turns in the coil. अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कॉइल। कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। थर्ड, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कोर मटीरियल अपॉन विच द कॉइल इज बाउंड। कॉइल किस कोर के ऊपर लिपटी हुई है इस पे भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है। इट्स मीन कि कोर की नेचर क्या है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी एंड इट्स सिंबल इज एच। So 1 Henry is equal to 1 volt second per ampere. We can define Henry as the self inductance of the coil is said to be 1 Henry if current changes at the rate of 1 ampere per second causes an induced EMF of 1 volt in the coil itself. Why self-induced EMF is also called as back EMF. The negative sign in the expression of self-induced EMF shows that it must opposes the change that produces it. That's why the self-induced EMF is sometimes called back EMF. This is in accordance with the Lenz's law. It is also known as electrical inertia. यहाँ से हम एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। प्रोड्यूस होने वाली जो EMF है इट इज ऑपोजिट टू द EMF ऑफ द बैटरी, जिसकी वजह से हम इसको बैक EMF भी कहते हैं। और फ्लो होने वाला जो करंट है वो बैटरी के करंट को अपोज करता है। ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर हम इंडक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं एज करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर का बिहेवियर क्या है, अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये उसको डिक्रीज करेगी, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ इसको इन्हेंस करेगी। Our second article is energy stored in an inductor. इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें अपने प्रीवियस आर्टिकल सेल्फ इंडक्टेंस को देखना होगा। We have a single coil which is connected in series with a battery of voltage V, switch and a rheostat. रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा और एज अ रिजल्ट इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा,
which is opposite to the applied EMF. This EMF is also known as back EMF, जो बैटरी की पोलैरिटी के ऑपोजिट होती है। ये उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही इफ़ेक्ट है जैसा एक कैपेसिटर के ऊपर था। जब कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा चार्ज आ जाता है तो वो नेक्स्ट अपकमिंग चार्जेस को अपोज करता है और बैटरी को चार्जेस को प्लेट पे डिपॉजिट करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करता है जो बैटरी के करंट के ऑपोजिट होता है। तो बैटरी को कांस्टेंट करंट फ्लो करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। अब ये वर्क डन इंडक्टर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। हमने इस वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। So we can say that energy can be stored in the magnetic field of the inductor just like the energy stored in the electric field between the plates of a capacitor. Conditions for production of EMF. When switch is closed, the current changes from 0 to its maximum value. Due to change of current, an EMF is induced which is opposite to that of battery voltage. Work is done by the battery to move the charges against the induced EMF. If the resistance of the coil is 0, then applied voltage is equal to self-induced EMF. वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस चैप्टर का एक रिलेशन लिखना पड़ेगा विच इज़ डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट विच बैटरी विल हैव टू परफॉर्म वर्क। हमारे केस में Q की वैल्यू डेल्टा Q के बराबर है और V जो है वो बैक EMF के बराबर है जिसके अगेंस्ट बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल Q इंटू EL के बराबर। और हमने ये पढ़ा था कि इंड्यूस EMF इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल T। इंड्यूस EMF की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो वी गॉट डेल्टा W इज इक्वल टू L डेल I डेल Q बाय डेल T। हम जानते हैं कि Q बाय T हमारे पास करंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे डेल Q बाय डेल T की तो इट इज़ इक्वल टू एवरेज करंट। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो करंट की वैल्यू 0 से I हो गई। सो एवरेज करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0 प्लस I डिवाइड बाय 2 कर दिया। सो डेल Q बाय डेल T इज इक्वल टू I बाय 2 के बराबर आ गया। और अगर मैं बात करूँगी डेल I की, इट इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ करंट फाइनल माइनस इनिशियल। सो I माइनस 0 इज इक्वल टू I के बराबर आ गया। हमने यहाँ पे डेल Q बाय डेल T की वैल्यू कैलकुलेट की और इसी तरह हमने डेल I की वैल्यू को कैलकुलेट किया। दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सो our desired equation will be del W is equal to L I by 2 into I. Del W is equal to 1 by 2 L into I square. This work is stored as potential energy in the magnetic field of the inductor known as the magnetic potential energy. Hence the energy stored in the inductor is UM is equal to 1 by 2 L इंटू I स्क्वेयर। अगर आपको कैपेसिटर के केस में एनर्जी स्टोर की वैल्यू याद हो तो इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 CV स्क्वेयर, वेयर C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में UM इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 L I स्क्वेयर है।
where L is the self inductance of an inductor and I is the amount of current which is flowing through the inductor। अब इस केस में प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कोर। इसके लिए हमें L और I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम कहेंगे कि N phi इज इक्वल टू Li as the magnetic flux through the coil of N turn is proportional to the current supplied, so flux phi is equal to B dot A where phi is equal to BA cos of theta. The angle between A and B is 0। यहाँ पे phi हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है और थीटा वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड B और वेक्टर एरिया A के दरमियान है। हमें पता है कि कॉइल जो है वो सोलेनाइड की तरह ही है और सोलेनाइड में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो हम फाई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज़ इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए विच इज़ इक्वल टू एल आई। आई से कैंसिल हो जाएगा एंड आवर इक्वेशन विल बी L is equal to capital N mu naught small n into A, where capital N is equal to total number of turns in length L। small n हमारे पास था number of turns per unit length। so अगर आपने small n कैलकुलेट करना है तो total number of turns को L से डिवाइड कर दें। so मैं क्या करूँगी, मैं कैपिटल N की जगह पे स्मॉल n इंटू L सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल। वर्क डन का फार्मूला हमारे पास 1/2 L इंटू आई स्क्वायर है। यहाँ से आपने L की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं रिलेशन यूज़ करती हूँ मैग्नेटिक फील्ड का विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनाइड। तो कॉइल सोलेनाइड ही है तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो I इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट इंटू N। अब हम L की वैल्यू को और I की वैल्यू को अपनी मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। U ऑफ M is equal to 1/2 mu naught n square into a I, ये हमारे पास L की वैल्यू है और B ओवर म्यू नॉट इंटू n द होल स्क्वायर ये मेरे पास I की वैल्यू है। UM इज इक्वल टू 1/2 म्यू n स्क्वायर AL मल्टीप्लाई बाय B स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और एज अ रिजल्ट UM इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर म्यू नॉट AL। हमने एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकाली है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड द सोलेनाइड। ये कितने वॉल्यूम के अंदर, ये AL वॉल्यूम के अंदर है। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ energy stored between the inductor in unit volume तो उसके लिए मुझे टोटल एनर्जी स्टोर्ड को डिवाइड करना होगा यूनिट वॉल्यूम के साथ। एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू हमारे पास है हाफ B स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू AL। सो
इसको मैं यूनिट वॉल्यूम AL से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 B² इंटू म्यू नॉट। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनोइड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। मैंने एनर्जी डेंसिटी को यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी in a magnetic field of an inductor.